नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज बहुत दिन बाद आपसे मुलाकात हो रही है, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त मुलाकात होगी। अब हम एसएसटी को शुरू करने वाले हैं। आज की आपकी सामाजिक विज्ञान क्लास 10 सामाजिक विज्ञान को पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छे से एक बहुत ही अच्छे अंदाज में पढ़ेंगे, जिससे आपके दिमाग में जाए और चीज़ें आसानी से याद हो जाएं। जो बुक में लिखा होता है वो दिमाग में नहीं जाता। मैं कोशिश करूँगा। देखिए, कंटेंट बनाने का काम मेरा रहेगा और पढ़ने का काम आपका। मैं अपना टाइम दूंगा, आप अपना टाइम दीजिएगा, ठीक है। सारी वीडियोज अच्छे से देखिएगा और अच्छे से मन लगा कर पढ़िएगा, ठीक है। चलो देखो, पहले तो हम ये जानना है कि पढ़ के आ रहे हैं, तो हम सामाजिक स्टार्ट कर रहे हैं। आज से एसएसटी बोल देते हैं, सामाजिक कक्षा 10वीं की। इसमें फर्स्ट जो चैप्टर है, पहला चैप्टर, वो है यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद, इसके बारे में पढ़ना है पहले चैप्टर में, यूरोप के राष्ट्रवाद में। अब चैप्टर में क्या आएगा उसे समझने के लिए आपको इन दो शब्दों को समझना बहुत ज़रूरी है। यूरोप क्या है और राष्ट्रवाद क्या है। आपके ये समझ में आ जाएंगे तो आप अच्छे से समझ जाएंगे कि हम किस विषय में बात कर रहे हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहले यूरोप के बारे में जान लो। यूरोप क्या है। यूरोप एक कॉन्टिनेंट है, यानी महाद्वीप है। महाद्वीप। अच्छा, आपको ये तो पता ही होगा कि पृथ्वी जो है उस पर कितने महाद्वीप हैं, तो आप कहेंगे 7 हैं। 7 महाद्वीपों में से एक है यूरोप। अब 7 कौन कौन से हैं, मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ आपके लिए। एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और एक होता है अंटार्कटिका। ये 7 महाद्वीप हैं। एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। अच्छा, ये तो 7 महाद्वीप रहे। अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि ये महाद्वीप शब्द क्या होता है। महाद्वीप, तो बेटा महाद्वीप, अगर आपको ये पता हो कि हमारी जो पृथ्वी है इस पर सिर्फ 21% ही भूभाग है, भूभाग, और शेष तो जल है ना। 79% जल है। तो ऐसा भूभाग जिसके चारों तरफ या 2-3 तरफ पानी लगा हो और विशाल भूभाग हो, उसी को हम महाद्वीप बोल देते हैं। ऐसे 7 महाद्वीप हैं पूरी पृथ्वी पर, उन्हीं में से एक है यूरोप, ठीक है। चलो, इनके बारे में जानकारी भी ले लो बेटा। एसएसटी का पढ़ने का मेन मकसद क्या होता है, हमें ये जानकारी हो कि जिस चीज़ को हम पढ़ रहे हैं वो हमारे भविष्य में काम आए। ऐसा नहीं है सिर्फ सिलेबस के हिसाब से चलें। तो इसके बारे में जानकारी ये लेते हैं कि हम ये जानना चाहेंगे सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से जो महाद्वीप है वो कौन सा है। तो सबसे बड़ा है एशिया। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। किसके हिसाब से? क्षेत्रफल के हिसाब से। तो अब जनसंख्या के हिसाब से बताओ, जनसंख्या के हिसाब से कौन सा होगा। तो जनसंख्या के हिसाब से भी आप कहेंगे एशिया, ठीक है। एशिया ही जनसंख्या के हिसाब से है। ये रहा। थोड़ा सा इधर आ जाओ कि अब जनसंख्या के हिसाब से एशिया, क्षेत्रफल के हिसाब से भी एशिया। अब बात ये आती है कि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा कौन सा है और जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा कौन सा है। तो देखो, जब भी बात करें कि जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा कौन सा है, तो ये है जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा ये है। और अगर क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें तो ये है, क्षेत्रफल के एरिया वाइज सबसे छोटा ये है। और जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा ये है। अब ये सबसे छोटा क्यों है जनसंख्या के हिसाब से? क्योंकि अंटार्कटिका जो महाद्वीप है इस पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है और बर्फ़ के कारण यहाँ पर लोग नहीं रह पाते हैं, इसीलिए सबसे छोटा जो जनसंख्या के हिसाब से वो अंटार्कटिका है, क्षेत्रफल के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया है। और अगर क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों के हिसाब से सबसे बड़ा पूछा जाए तो वो एशिया है, ठीक है बच्चा। तो हम जो बात कर रहे हैं इस वाले की बात कर रहे हैं, यूरोप, ठीक है। ये है
यूरोप। अब ये मसला अब आपकी समझ में आ जाना चाहिए कि हम किस विषय में बात कर रहे हैं। तो जैसे ही हम कहें कि यूरोप, तो आपकी समझ में आना जाए एक कॉन्टिनेंट है यानी महाद्वीप है, उसके बारे में बात कर रहे हैं कि उस पर कुछ राष्ट्रवाद होने वाला है। अब राष्ट्रवाद होने वाला है तो राष्ट्रवाद क्या है, अब आगे चलते हैं। अच्छा, इनकी एक बार स्थिति और समझा दूँ तो मैं, वो अच्छा रहेगा आपके लिए। देखो, इधर एशिया पड़ता है, मैं गोलों से ही समझा रहा हूँ, है ना। एशिया के बिल्कुल चिपट करके है यूरोप, यहाँ पड़ता है ये यूरोप, इधर एशिया है, और यूरोप के नीचे पड़ता है अफ्रीका, और इधर साइड में ऊपर की साइड में पड़ता है उत्तरी अमेरिका, इसके नीचे पड़ता है दक्षिणी अमेरिका, और इधर पड़ता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ एक ही देश है जो खुद है, ऑस्ट्रेलिया। और यहाँ पर पड़ता है अंटार्कटिका, जो दक्षिणी महासागर से लगा हुआ है, अंटार्कटिका। ठीक है, ये स्थिति है बच्चे। एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि एक ऐसा देश है जो यूरोप और एशिया दोनों में आता है, यानी इस ऐसे करके आता है, और वो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश भी है, उसका नाम है रूस। ठीक है, चलो अब पढ़ते हैं आगे। राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद को समझेंगे। देखो बेटा, मान लो 3 व्यक्ति हैं, ए, बी एंड सी। 3 व्यक्ति रह रहे हैं किसी जगह पर। समझाने के लिए मैं 3 व्यक्ति ले रहा हूँ, ये है और ये है। ये किसी भूभाग पर रह रहे हैं, ये वाला एक भूभाग है, इस पर ए, बी, सी 3 व्यक्ति रह रहे हैं। लेकिन ना तो इससे कोई लेन देन है इस भूभाग से, और ना इसी को कोई लेना देना, और ना इसी को कोई लेना देना है। यानी कि अपने काम से काम रख रहे हैं। किसके प्रति उत्तरदायी हो रहे हैं? ये हो रहे हैं राजा के प्रति, कि हमें तो राजा से काम है, हमें भूभाग से लेना देना नहीं है। जो पृथ्वी है, जिस भाग पर वो रह रहे हैं, जिस हिस्से में रह रहे हैं, पृथ्वी के जिस टुकड़े पर वो रह रहे हैं, उससे उन्हें कोई लेना देना नहीं है। किससे लेना देना है? राजा से, जो उस पर शासन कर रहा है। ठीक है, तो ये तो हो जाता है राजतंत्र, कि राजा ही अपना सब कुछ चलाएगा। तो बात आती है कि राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद ये है कि ये तीनों राजा को छोड़ करके अपने जो जिस भाग में रह रहे हैं, जिस देश में रह रहे हैं, उसके बारे में सोचना शुरू करना है, वही राष्ट्रभाव है, राष्ट्रवाद है। कुल मिलाकर के अगर मैं कहने लग जाऊं कि राष्ट्रवाद है क्या, तो मैं ये कह सकता हूं कि राष्ट्रवाद कुछ नहीं है, अपने देश के प्रति कुछ कर जाने की भावना होती है, कि मुझे अपने देश के लिए कुछ करना है, ना कि अपने राजा के लिए। मेरे लिए सर्वोपरि मेरा देश है, कोई राजा नहीं है। ये है क्या? राष्ट्रवाद। बात समझ में आ गई? तो कुल मिलाकर के देखा जाए, यूरोप में राष्ट्रवाद का क्या मतलब हो गया, कि यूरोप के जो निवासी हैं वो ये चाह रहे हैं कि अब हम किसी राजा के बारे में नहीं सोचेंगे। किसके बारे में सोचेंगे? अपने देश के बारे में सोचेंगे। अब यूरोप में भी बहुत से देश आते हैं, फ्रांस हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, और मैंने अभी कहा था रूस हो गया। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे देश आते हैं। तो यहीं से अब एक हमारी समझ में आ जानी चाहिए कि ये किसके खिलाफ जाएंगे और क्या करने वाले हैं। तो इसके लिए आपको एक वर्ड समझना है, बहुत अच्छा वर्ड है और नेगेटिव वर्ड है, इसे समझें। निरंकुशवाद, निरंकुशवाद, निरंकुशवाद। बेटा कभी कभार आपके उसमें डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है बहुविकल्पीय में कि ये बताइए निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं। तो आप एक चीज समझें, कोई राजा है या कोई सरकार है, सरकार भी हो सकती है, राजा ही नहीं, इस पर किसी भी प्रकार का कोई बाधा नहीं है, जो मन में आए वही ये कर रहा है, उसी को निरंकुशवाद, यानी किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं है, जो मन में आ रहा है वही करता जा रहा है, तो वो हो जाता है निरंकुशवाद। अभी होता कैसा है, ये केंद्रित होता है, केंद्रित, या ऐसे बोलते हैं केंद्रीय शक्ति के अप्रोक्स होता है, यानी कि इसकी जो शक्ति होती है वो राजा में होती है। बात समझ रहे हैं? ये सैन्य बल युक्त होता है। सैन्य बल का मतलब है कि राजा सेना को आदेश देकर कुछ भी करा सकता है। ठीक है,
अच्छा, निरंकुश। अच्छा, एक चीज और देखो, सैन्य बल हो सकता है या फिर केंद्रीय हो सकता है, केंद्रीय और सैन्य बल, ठीक है। ऐसे ही जो व्यवस्था बनी पड़ी है यूरोप के विभिन्न राष्ट्रों में, उसके खिलाफ जाना है और लेकर के क्या आना है कि अपने देश के बारे में सोचना है। हमें राजा नहीं चाहिए, हमें गणतंत्र चाहिए। अब ये गणतंत्र क्या है वो अब यहाँ से आगे आप समझ पाओगे। मैं शायद उम्मीद करता हूँ कि आप ये समझ गए यूरोप क्या है और ये समझ गए कि राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद अपने देश के प्रति प्रेम करना, देश के लिए अपने मन में भावनाएं लाना ही राष्ट्रवाद है, ठीक है बच्चे। चलो आगे चलते हैं। देखो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, क्या होता है, अब ये देख लेते हैं। देखो 9वीं क्लास में आपने एक क्रांति पढ़ी होगी, फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी पता होगा, 9th में पढ़ा है 1789 में, ठीक है। और आपके 10th में भी एक बार और पढ़ाई जाएगी, कल के जो क्लास होगी उसमें फ्रांसीसी क्रांति के बारे में आपको बताया जाएगा। अब ये देखिए, यूरोप में राष्ट्रवाद है, शुरुआत कहाँ से हो रही है, फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति में भाईचारे और बंधुत्व को विशेष वो दिया गया, बल दिया गया, भाईचारा और बंधुत्व। इसी से बंधुत्व, इसी से एक और वो वर्ड निकलता है, समानता। इसका बहुत जोर दिया गया था फ्रांसीसी क्रांति में, यहीं से विचार निकल के आगे आते हैं। तो अब इसमें होता क्या है, इसमें एक फ्रांसीसी कलाकार होते हैं, फ्रांसीसी कलाकार, जिनका नाम होता है फ्रेडरिक सॉरियो। फ्रेडरिक सॉरियो हैं, फ्रांस के कलाकार हैं, और ये 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाते हैं, यानी 4 चित्र बना देते हैं। ये कब बनाते हैं, तो ये 1848 में, 1848 में। ध्यान रखना, फ्रांसीसी क्रांति हुई है 1789 में, लेकिन वहीं से जब उसमें देखा कि फ्रांस में बहुत कुछ बदलाव आ रहा है, उसको देख करके 1848 में इनके दिमाग में एक आइडिया आता है कि एक ऐसा राष्ट्र होना चाहिए जो बहुत ही अच्छा हो। तो देखो 1848 में क्या बना रहे हैं, 4 चित्र बना रहे हैं, और ये चित्र कैसे हैं, काल्पनिक, काल्पनिक, इसी को बोल सकते हैं कल्पनादर्श, कल्पनादर्श, कल्पनादर्श। और इसी को दूसरी भाषा में बोल देते हैं, जो चित्र बनाए थे उन्होंने, उसका नाम रखा यूटोपिया, ठीक है। फ्रेडरिक सॉरियो हैं, फ्रांसीसी कलाकार, 1848 की बात है, 4 चित्र बना रहे हैं जो काल्पनिक होते हैं। ये अपनी एक कल्पना में ही कर लेते हैं कि इनके अनुसार कैसा संसार होना चाहिए, ठीक है। कल्पनादर्श का मतलब समझ लो कि कल्पनादर्श या यूटोपिया का मतलब क्या होता है। कल्पनादर्श का मतलब ये होता है कि एक ऐसा आदर्श संसार बनाना है, यानी एक ऐसा आदर्श संसार हो जिसकी मतलब आदर्श संसार की कल्पना कर रहे हैं जो कभी पूर्ण ही नहीं हो सकती, यानी असंभव है, लेकिन ये अपने मन में बना लेते हैं। और वो चित्र जो क्या होता है, उसमें से जो पहला चित्र है वो आपके सिलेबस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले उसे समझेंगे, ठीक है। अच्छा बच्चे, आप सभी भारत में रह रहे हैं, भारत बहुत ही रीति रिवाज वाला देश है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई जुलूस निकलते हुए आपने देख ही लिया होगा, कहीं झांकी निकलती हुई देख ली होगी, है ना। जैसे भागवत होती है गांवों में, तो वहाँ पर एक शोभा यात्रा निकलती है। ऐसे ही समझना क्या होता है, मान लो हम एक इसी उदाहरण को ले लेते हैं, भागवत हो रही है, भागवत से पहले कलश यात्रा जिसे बोल देते हैं वो निकल रही है। तो कलश यात्रा में क्या करते हैं लोग, बीच में भगवान श्री कृष्ण होते हैं और उनके साथ और भी तस्वीरें मूर्तियाँ होती हैं, उनको लेकर के कुछ लोग चल रहे होते हैं, और उनसे आगे कुछ लोग चल रहे होते हैं, और उनसे पीछे कुछ लोग चल रहे होते हैं, ठीक। ये तो होता है जब आप भागवत की जो कलश यात्रा होती है उसको देख रहे होते हैं। तो ठीक ऐसे ही एक चित्र बनाया है, क्या नाम है, फ्रेडरिक सॉरियो ने, 1848 में, ठीक है, ठीक है बेटा। तो अब देखो उसने क्या किया है, ध्यान से देखना, इसी को ऐसे ही रहने दो। यहाँ पर बीच में है तस्वीर, किसकी है, स्वतंत्रता की देवी,
स्वतंत्रता की देवी। ठीक है, और इसके पीछे कुछ देश हैं, इधर बहुत सारे देश हैं, और इसके आगे कुछ देश हैं। ठीक है, यानी स्वतंत्रता की देवी बीच में है और उससे आगे कुछ देश हैं और कुछ देश उसके पीछे हैं। यानी आगे कौन से हैं जो स्वतंत्र हो चुके हैं और पीछे कौन से हैं जो स्वतंत्र नहीं हुए, होने वाले हैं। यानी कि स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं कि हमें स्वतंत्र होना है, और एक दो उसकी बराबर में भी खड़ा है, यहाँ जो साथ साथ चल रहा है उसका मतलब है कि अभी अभी स्वतंत्र हुआ है। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? अच्छा देखो, तो मूर्ति है। अब ये मूर्ति कहाँ से ली गई है? ये शुरुआत कहाँ से हुई थी कि चलो स्वतंत्रता की एक मूर्ति बना लेते हैं? ये हो जाती है फ्रांसीसी क्रांति। अभी जो हम बोले थे ना, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? फिर से बताएंगे, 1789 यहाँ हुई थी। यहीं पर जो है ये किया था इन लोगों ने कि जब ये क्रांति कर रहे थे तो एक स्वतंत्रता की मूर्ति बनाई थी और उसी को एक महिला का रूप दिया गया, तो वही स्वतंत्रता की मूर्ति है। और यहाँ पर एक स्वतंत्रता की मूर्ति है, उसके एक हाथ में कुछ है और एक हाथ में कुछ है। अब आप बताओ क्या है? तो एक हाथ में है ज्ञानोदय की मशाल। सीधा क्वेश्चन पूछ लेंगे कि स्वतंत्रता की जो मूर्ति थी उसके एक हाथ में क्या था और दूसरे हाथ में क्या था? तो पहले में है ज्ञानोदय का मशाल और दूसरे में था अधिकारों का घोषणा पत्र। अधिकारों का घोषणा पत्र। ये चित्र बनाया किसने बनाया? फ्रेडरिक सरियू नाम के व्यक्ति ने 1848 में। इधर ज्ञानोदय की मशाल है एक हाथ में अधिकारों का घोषणा पत्र है। इससे आगे दो देश हैं, एक है अमेरिका और एक है स्विट्जरलैंड। बराबर पे फ्रांस आकर के खड़ा हो गया जो कि अभी अभी स्वतंत्र हुआ है। उससे पीछे जर्मनी है, जर्मनी से पीछे बहुत सारे हैं। इंग्लैंड है, इंग्लैंड से तो हम स्वतंत्र हुए हैं, वो नहीं होगा। इटली होगा, लाम्बर्डिया होगा, ये सारे देश इसके पीछे हैं। कुल मिलाकर के आपको ये समझना है कि आगे जो है वो स्वतंत्र है, जो बराबर में खड़ा है वो अभी अभी हुआ है, जो पीछे है वो स्वतंत्रता की रेस में है। ठीक है, तो ये चित्र उसने बनाया है। और उसकी मानसिकता क्या है चित्र बनाने के पीछे? फ्रेडरिक सरियू ये अपने चित्र के माध्यम से ये दर्शाना चाह रहा है कि भाई ऐसा कुछ हो जाए कि एक संसार हो और उसमें सिर्फ क्या हो? जनतंत्र हो और सामाजिक गणतंत्र हो। यानी कि बहुत सारे राष्ट्र तो हों, वो ये नहीं कह रहा राष्ट्र अलग अलग मतलब एक हो जाए, राष्ट्र तो हों लेकिन जनतंत्र राष्ट्र हों और सामाजिक गणतांत्रिक राष्ट्र हों। अभी दो वर्ड आ गए आपके सामने नए, इनको भी ले लेते हैं, जनतंत्र और सामाजिक गणतंत्र। ये क्या वर्ड होते हैं? जनतंत्र क्या होता है? जनतंत्र का मतलब होता है बेटा जहां पर सत्ता जनता के हाथ में हो, यानी जनता चलाए। अब जनता कैसे चलाएगी? जैसे हमारे यहाँ पर क्या होता है, प्रधानमंत्री को हम डायरेक्टली चुनते हैं, यानी हम चुने, जनता जिसको चुनेगी वो जनतंत्र है। अच्छा, क्या नहीं होना चाहिए? राजतंत्र नहीं होना चाहिए। राजतंत्र का क्या मतलब है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ये वाली बात नहीं होनी चाहिए। कौन? जो जनता चुनेगी वही राजा होगा, ये वाली बात होनी चाहिए। ये कौन चाह रहा है? फ्रेडरिक सरियू। और एक और वर्ड है गणतंत्र। गणतंत्र का क्या मतलब है? यानी गण माने होता है गणना। अगर एक उसमें देखें तो गणतंत्र का मतलब है कि ऐसा भी नहीं है कि अब लोग एक बार चुन दें वही बैठा रहे, कुछ दिन बाद चुनाव हो, यानी फिर से चुन करके भेजा जाए। यानी गणतंत्र का मतलब है कि ये 5 साल तक या 6 साल तक निश्चित सीमा तक ही रहेगा। सामाजिक गणतंत्र का मतलब है समाज के अनुसार वो फिर से दोबारा नया चुन करके आएगा, जो भी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति होगा। बात समझ में आ गई इतनी सी? तो इसके विचार थे कि एक जनतंत्र और सामाजिक गणतंत्र जैसे राष्ट्र हो उसी का सारा समाज बना हो। ठीक है, ये उम्मीद करता हूँ ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा देखो, इधर अमेरिका, स्विट्जरलैंड, फ्रांस है। ये सारी चीज़ आपके अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो ये जो उसने चित्र बनाया है उसमें सारी चीज़ मैं जो आपकी समझ में नहीं आ रहा होगा लेकिन अब समझ गए होंगे कि चित्र में क्या था। अच्छा, चित्र के ऊपर अगर देखें आप, पहले ही चैप्टर में जो चित्र है, ऊपर कुछ देवी देवताओं की मूर्तियां मिलेंगी। यानी यहाँ पर कुछ साधु संत होते हैं, साधु संत, और ईसाई धर्म में क्या बोलते हैं उनको? फरिश्ते होते हैं। फरिश्ते हैं जो
इसको आशीर्वाद दे रहे हैं कि हाँ हम स्वतंत्रता को आशीर्वाद देते हैं। और इसी के ठीक सामने यहाँ पर कुछ जो निरंकुश थे, निरंकुश राजा थे या शासक थे, शासन थे, उनके अवशेष पड़े हैं। यानी लोगों ने क्या क्या किया है, अवशेष, इसको खत्म करो। ठीक है, क्या लेकर के आना है, जनतंत्र और गणतंत्र लाना है, हमें निरंकुशवाद और राजतंत्र नहीं चाहिए। यानी सरकार हमारी हो, हमारे लिए ही चुनी जाए। इतनी बात समझ में आ गई होगी उम्मीद करता हूँ। ठीक है, चलो अब आगे देखो। कल फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। पहला चैप्टर जो है यूरोप, अगर आप इतिहास में देखें तो यूरोप में राष्ट्रवाद जो है ना, ये चैप्टर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम देगा क्योंकि नए नए शब्द आएंगे आपके लिए, है ना। तो इसको सबसे पहले तो हमने देखा कि चित्र के माध्यम से चीज़ समझ में आने लगी कि चलो ठीक है, उन्होंने चित्र बना दिया, चित्र के माध्यम से कुछ चीज़ें समझा दें, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। फ्रांस के एक दार्शनिक हुए, फ्रांस के दार्शनिक, इन्होंने भी अपने तरीके से चीज़ों को प्रस्तुत किया कि भाई एक काम करो, हम कुछ नई चीज़ें लेकर के आते हैं। 1882 की बात है और इनका नाम क्या है, अर्नस्ट रेनन। इन्होंने 1882 में बताया कि राष्ट्र क्या है। याद रखना, सीधा पूछ लिया जाएगा आपसे कि राष्ट्र क्या है, इसके बारे में किसने बताया है, तो उत्तर होगा अर्नस्ट रेनन। ठीक है, इन्होंने क्या बताया था कि उन्होंने कहा कि जो राष्ट्र होता है ना, वो एक बहुत लंबा जो त्याग होगा और बलिदान से बनता है। ऐसा नहीं कि राष्ट्र एक ही दिन में बन जाए। यानी कि लोगों से इन्होंने आह्वान किया कि भाई घर से निकलो, मरने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि हमें स्वतंत्रता लेकर के आनी है। और क्या कहा इन्होंने ये भी कहा कि जो राष्ट्र होता है ना, राष्ट्र कोई भूभाग नहीं होता है, यानी कोई पृथ्वी का कोई टुकड़ा राष्ट्र नहीं है। तो क्या है, राष्ट्र है उस पर निवास करने वाले व्यक्तियों का समूह, और ये कैसे व्यक्ति होंगे, निवास तो कर रहे होंगे, जो कि सभी चीज़ों से आपस में जुड़े होंगे, यानी कि समान कानून लेकर के चलेंगे। ठीक है, समानता लेकर के चलेंगे, ये बताया अर्नस्ट रेनन ने। इसी जो निवास करने वाले व्यक्तियों का समूह है, इसी को उन्होंने एक नाम दे दिया था, जनमत समूह, जनमत संग्रह। तो ये क्या बता रहे हैं कि जो राष्ट्र होता है वो जनमत संग्रह होता है, यानी बहुत से लोगों का एक समूह होता है। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी। तो मैं एक बार रिकॉल कर रहा हूँ, उसे ध्यान से सुनेंगे, है ना। चलो, सबसे पहले हमने ये जाना यूरोप क्या है। तो यूरोप के बारे में जाना, 7 महाद्वीप हैं, उनमें से एक है। 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं, एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। फिर हमने राष्ट्रवाद के बारे में जाना। राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद है अपने देश से प्रेम करना, यानी अपने देश के लिए कुछ कर दिखाना, वही राष्ट्रवाद है। ठीक, उसके बाद हमने ये जाना कि जो फ्रेडरिक सॉर्यू हैं, इन्होंने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बताई थी। उसमें से जो पहला चित्र था उसके बारे में जाना कि उन्होंने एक देवी की प्रतिमा बनाई और उस देवी की प्रतिमा में उन्होंने एक हाथ में ज्ञानोदय की मशाल दे दी, तो दूसरे में अधिकारों को घोषणा पत्र दे दिया। ठीक है, ये चीज़ जान ली। और जो आगे चल रहे हैं वो अमेरिका और स्विट्जरलैंड है। अभी फ्रांस आज़ाद हुआ है, पीछे भी कई देश, जर्मनी इत्यादि देश लगे पड़े हैं। ठीक है, जो स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं, है ना। और इनके अनुसार कैसा राष्ट्र होना चाहिए, जनतांत्रिक और गणतांत्रिक, यानी कि लोगों के द्वारा चुनाया जाए, लोगों के लिए ही। ऐसा नहीं कि राजा का बेटा ही राजा बने। ठीक है, और उसके बाद हमने अर्नस्ट रेनन के बारे में जाना, जो 1882 में, ये भी फ्रांसीसी दार्शनिक है। इन्होंने राष्ट्र के बारे में बताया कि राष्ट्र क्या है। तो उन्होंने कहा कि बहुत लंबे त्याग और बलिदान के स्वरूप एक राष्ट्र बनकर के आता है। राष्ट्र एक भूभाग नहीं, बल्कि उस पर रहने वाले लोगों का जो समूह है वही राष्ट्र है, और वो समान होंगे किसमें, कानून और समानता में, जिसे उन्होंने जनमत संग्रह का नाम दिया। इसी के साथ हमने ये भी जान लिया है कि निरंकुशवाद क्या है, यानी ऐसी कोई शासक जिस पर किसी का कोई अंकुश ना हो, वही निरंकुशवाद है।
उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी। आज सामाजिक की पहली क्लास है हमारी, तो क्लास को छुट्टा ही रखेंगे। लेकिन बच्चे एक बात याद रखना, जब भी आप सामाजिक को पढ़ें, मैं यहाँ लिखा रहा हूँ, मैं फैक्ट्स दे रहा हूँ, किताब में से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको दे रहा हूँ। आपको स्वयं भी उसमें किताब को एक बार अध्ययन करना है, पढ़ करके आए। देखो बच्चे, टीचर और स्टूडेंट दोनों मिलकर के ही किसी चीज़ को सही से कर सकते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ टीचर पर छोड़ दो। हाँ, मैं समझा दूंगा कि उसमें लिखा क्या है जो तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है। उम्मीद करता हूँ मैं कहाँ तक पहुँचा हूँ ये आप किताब खोल करके देखेंगे, पता चल जाएगा कि मैंने आज क्या बताया। ठीक है, वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करो और हाँ, शेयर करना मत भूलना बेटा, क्योंकि मेहनत कर रहा हूँ सिर्फ 7-8 बच्चों के लिए मैं, है ना। चलो, धन्यवाद।